हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक है अपने पास, क्लासिकल मैकेनिक्स का, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है वो कौन कौन से स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। क्लास 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट के लिए, क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक है, IIT जी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक है, और IIT JEM के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट का ये टॉपिक है, जेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक है, TIFR। मैं क्लास 11 से कहाँ तक आ गया? TIFR के लेवल तक आ गया, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इन एग्जामों में। यही क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपका टॉपिक है। एक बताने जा रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल का है और बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने आ चुके हैं फिजिक्स कॉर्नर वाले। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको टॉपिक का नाम लिखता हूं पहले, और उसके जो शब्द हैं, जो वर्ड है, उनको समझा के चलता हूं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। शब्द से दिख रहा है ये कौन से रोटेशनल मैकेनिक्स का सवाल है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं। रोटेशनल मैकेनिक्स का सवाल है। ठीक है, आपके पास किसका है? ये रोटेशनल मैकेनिक्स का है। तो टॉपिक का नाम लिख देता हूं। ठीक है, तो आपके पास जो टॉपिक होगा, सबसे पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम को समझाऊंगा, और उस जो टॉपिक है वो है आपके पास लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम बहुत ही यूनिक, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिएगा लैडर प्रॉब्लम को। सबसे पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। इक्विलिब्रियम का मीन समझते हैं क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मीन होता है कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट करे, कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करे, तो आपके पास क्या होगा? कोई भी फोर्स, ये मान लीजिए ये बॉडी है, ये कोई ऐसी शेप की मैंने बॉडी बना ली, कुछ अजीब सी शेप की मैंने ये बॉडी बना ली। ठीक है, यहां से मैं 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नहीं, क्योंकि ये बॉडी आगे सरकेगी। ये बॉडी क्या करेगी? आगे सरकेगी। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये आगे सरकेगी। ठीक है, 8 न्यूटन का प्रभावी या इफेक्टिव फोर्स नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। अगर मैं यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, 10 न्यूटन का लगा दूं, ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन इस बॉडी को यहीं स्टेबल करे रखेगी। यहीं क्या करे रखेगी? स्टेबल करे रखेगी। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं कि एक पॉइंट पर बॉडी को हिंज कर दिया गया, या एक बॉडी को उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बांध दिया गया, या फिर पाइवोटेड कर दिया गया, पाइवोटेड कर दिया गया, हिंज कर दिया गया या बांध दिया गया, तब आपको वहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में काम में लोगे। वहां पर जब फोर्स का यूज नहीं लोगे, वहां पर अपन किसका यूज लेंगे? टॉर्क का यूज लेंगे। किसका यूज लेंगे? टॉर्क का यूज लेंगे। यहां पर अपन ने फोर्स का यूज लिया है, 10 न्यूटन फोर्स है, यहां पर 10 न्यूटन फोर्स है, इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहां पर उस समय अपन क्या यूज लेंगे? टॉर्क का यूज लेंगे। देखिएगा किस तरीके से टॉर्क का यूज लेते हैं। यहां पर आपके पास कोई भी बॉडी है, ये मान लीजिए आपके पास बॉडी है, ये बॉडी है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को मान लीजिए मैंने हिंज कर दिया। हिंज करने का मतलब ये मान लीजिए इस पॉइंट से मैंने इस बॉडी को हिंज कर दिया। ये आपके पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट से मैंने बॉडी को क्या कर दिया? हिंज कर दिया या बांध दिया। अब ये क्या करेगी? अगर मैं इस पे फोर्स एक्ट करवाऊं तो ये गोल घूमेगी इस तरीके से।
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये गोल घूमेगी बॉडी। जब ये बॉडी गोल घूमने लगेगी तो इसमें अपन टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टॉर्क की बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे? टॉर्क की बात करेंगे। अगर इसमें टॉर्क की बात की जाए और टॉर्क दोनों तरफ से, एक मैंने इस तरफ से अप्लाई किया टॉर्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आई, और एक इस तरफ से ओमेगा मैंने एंगुलर वेलोसिटी इसमें बना दी, ठीक है। एक तरफ से मैंने इस तरफ से टॉर्क अप्लाई किया, मान लीजिए एक तरफ से मैंने इस बॉडी पर इस तरफ से टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें टॉर्क अप्लाई किया तो आपके पास इन दोनों टॉर्क की वैल्यूज, इन दोनों टॉर्क की वैल्यूज क्या हो? सेम हो। इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो आपके पास 1 = 2 हो, तो इस कंडीशन को रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस कंडीशन को रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो इस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में पहली हेडिंग डालोगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या चीज होती है, ठीक है। तो आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या चीजें होती हैं वो पहली हेडिंग डालोगे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क, सारे टॉर्क में यूज ले लूं, नेट टॉर्क रोटेशनल इक्विलिब्रियम में 0 होते हैं। नेट टॉर्क रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपके पास 0 होते हैं, ठीक है। जितने भी टॉर्क एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर आपके पास क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये आपके पास पहली कंडीशन होगी, ये आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ऐसा लिख सकते हो, कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लिख सकते हो, ठीक है। अब लैडर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा लैडर प्रॉब्लम को अब सॉल्व करके चलते हैं। नोट कर लिया? अब लैडर प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। लैडर प्रॉब्लम को देखते हैं। इसको मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मिटा देता हूं। जहां पर इसका जो यूटिलाइज हुआ है वो आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो मैं लैडर प्रॉब्लम को समझाते चलता हूं। लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम देखिएगा, एक लैडर बना लीजिएगा। सारी कंडीशन में समझा के चलूंगा, सोल्व करने का तरीका, मेथड, स्टेप बताते हुए चलूंगा। थोड़े पेशेंस के साथ वीडियो कंप्लीट देखें। ये आपके पास सीढ़ी है, एक दीवार से लटका दी गई, इसके बांध दी गई। ये आपके पास फ्लोर है, ठीक है। ये आपके पास फ्लोर है, ये आपके पास फ्लोर है, और ये आपके पास वॉल है, ठीक है। ये वॉल है, दीवार है। ये आपके पास स्टेप या लैडर बोल सकते हो। ये आपके पास लैडर है, ठीक है। ये 2L लेंथ की मैंने लैडर मान ली, 2L लेंथ की लैडर मान ली, ठीक है। अब मैं इसको यहां पर, इसका लैडर का कुछ पूरा लैडर है ये, तो इसका सारा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके बीचों बीच होगा। सारा सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके बीचों बीच होगा। जो प्रॉब्लम मैं कंसिडर कर रहा हूं वो प्रॉब्लम एक हाई लेवल की कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। तो जैसा कि यहां पर मैंने लैडर पे, यहां पर सेंटर ऑफ मास हुआ, और यहां पर आपके पास पॉइंट बी मान लीजिए, यहां पर नीचे वाला पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस लैडर में एक आदमी को कुछ यहां से सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर चढ़ा देता हूं। ये देखिएगा आदमी चढ़ गया, क्योंकि आदमी है वो चढ़ेगा, और यहां पर इसका कोई काम है, बी पॉइंट पे वो काम करके आएगा। तो इस कंडीशन में है ये आदमी, यहां पर आपके पास आदमी है, ठीक है। ये एंगल आपके पास एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना क्या है? इसमें सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है कि ये लैडर, यहां भी आपके पास लैडर है, तो आपके पास फ्लोर भी आपके पास रफ मान लीजिए, ठीक है। फ्लोर भी रफ मान लीजिए, आपके पास वॉल भी क्या मान लीजिए? रफ मान लीजिए, रफ मान लीजिए, ठीक है। फ्लोर भी रफ मान लीजिए, और फ्लोर और वॉल दोनों रफ मान लीजिए, ठीक है। जैसे ही रफ मान लिया तो यहां पर भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और यहां पर भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा, यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा, यहां पर भी आपके पास नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा। वो वैल्यू लैडर प्रॉब्लम के द्वारा सोल्व होगी, ठीक है। तो इसके सोल्विंग के जो आपके पास स्टेप है, सोल्विंग स्टेप में लिख देता हूं। तो आपके पास पहला स्टेप है, सारे फोर्स को
जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है उसको इक्वेट करो, इक्वेट कर कर 0 के बराबर लिख दो। ठीक है, सारे फोर्स आपके पास वाई डायरेक्शन में उससे इक्वेट कर कर 0 के बराबर कर दो। नेट टॉर्क है उसको 0 के बराबर लिख दो। ठीक है, ये आपके पास इसमें 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप, सारे फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में उसको 0 के बराबर लिख दो, सारे फोर्स जो वाई डायरेक्शन में उसको 0 के बराबर लिख दो, सारे जो नेट फोर्स है, नेट टॉर्क है बॉडी पे एक्ट कर रहा है यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और ये आपके पास सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, ये सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दोनों को आप लगा दोगे तो आपके पास लैडर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टेप नोट कर लीजिए फटाफट। अब आगे देखिएगा, ठीक है, अब आगे देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अब ये लैडर जैसे ही आदमी इस पे चढ़ा, इस पॉइंट पे आया आदमी, तो आदमी आया तो जैसे ही आदमी आया तो ये पीछे खिसकना चाहेगी, ये क्या होगी आपके पास पीछे खिसकना चाहेगी। ये बॉडी क्या करेगी आपके पास, ये आपके पास लैडर पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये जैसे आदमी चढ़ेगा तो ये पीछे की तरफ दीवार है, दीवार से तो ये नीचे उतरना चाहेगी, दीवार से तो इस डायरेक्शन में आना चाहेगी, और यहां से आपके पास ये इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाना चाहेगी। फ्रिक्शन का क्या काम है, अपोज करने का। फ्रिक्शन का क्या काम है, अपोज करने का। तो ये इसका अपोज करेगा तो फ्रिक्शन F1 इस तरफ लगेगा, F1 डायरेक्शन। ठीक है, अब ये नीचे आना चाह रही है, नीचे आना चाह रही है तो फ्रिक्शन F2 फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, F2 फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और ये अपोज करने का काम फ्रिक्शन का होता है। अगर ये नीचे आएगी, नीचे गिरना चाहेगी, इस तरीके से नीचे गिरना चाहेगी, दीवार का सारा लेते लेते गिरना चाहेगी सीढ़ी। ठीक है, अब जैसे नीचे गिरेगी तो ये पीछे सरकेगी, पीछे सरकेगी तो आपके पास रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, और जैसे ये नीचे आना चाहेगी तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा, अपोज करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। इसमें पीछे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन आपके पास क्या लगेगा, F1 बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की बात की जाए तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन N1 इस तरफ लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन N2 इस तरफ लगेगा। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यह सब नोट डाउन कर लिए। अब मुझे क्या निकालना है, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में। पहला स्टेप है मेरा नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 करना है। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कौन सा है, ये एक्स डायरेक्शन मना लीजिए, ये वाई डायरेक्शन बना लीजिए। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, F1 है और N2 है। तो आपके पास F1 इक्वल टू N2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आपके पास फोर्स कौन सा है, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। अगर आप समझ रहे हो कि इक्वल कैसे कर दिया, 0 के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हो, F1 माइनस N2 इक्वल टू 0। एक ही बात है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक ही समस्या का निवारण है, साधन है। ठीक है, तो ये आपके पास F1 इक्वल टू N2 हो गया। सारे फोर्स को आप वाई डायरेक्शन में 0 कर सकते हो। वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, वाई डायरेक्शन में ये लीजिए, यहां के उठाकर यहां पर रख दीजिए, N2 और F2 बराबर है, N1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है। तो ये आपके पास वाई डायरेक्शन में हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट कंडीशन है आपके पास, नेट टॉर्क आपके पास 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क आपके पास क्या होना चाहिए, 0। नेट टॉर्क आपके पास क्या होना चाहिए, 0। नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। इसको कैसे सोल्व करोगे वो देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इतना। ठीक है, मैं नेट टॉर्क ऊपर की तरफ लिख रहा हूं। तो सबसे पहले नेट टॉर्क को टॉर्क करने का क्या तरीका होगा, टॉर्क को लिखने का क्या तरीका होगा। नेट टॉर्क क्या होता है, जिस पॉइंट से पाइवोटेड होता है, जिस पॉइंट से हिंज होता है, कोई लेडर हिंज होता है, जब आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम आता है, इस पॉइंट से हिंज हुआ, एक सेंटर ऑफ मास से हिंज हो रखा है, और आपके पास ये बी पॉइंट से हिंज हो रखा है। जिस पॉइंट से ये हिंज हो रखा है या बांध रखा है, उसके अराउंड आपके पास क्या होता है, नेट टॉर्क 0 होता है। यानी अपने पास बेनिफिट उठाना है इस लैडर प्रॉब्लम को सोल्व करने का, तो यहां पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट के अराउंड अपन क्या कर सकते हैं, या ये ले लीजिए या ये पॉइंट ले लीजिए। आप इसके अराउंड क्या ले सकते हो, नेट टॉर्क 0 कर सकते हो। ए पॉइंट को लेकर नेट टॉर्क 0 कर सकते हो, बी पॉइंट को लेकर नेट टॉर्क 0 कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास को लेकर नेट टॉर्क 0 कर सकते हो। मैं पॉइंट ए को लूंगा तो कौन कौन से पहले ही 0 हो जाएंगे टॉर्क में,
टॉर्क में हिस्सा नहीं लेंगे अपना, तो आपके पास F1 और N1 आपके पास पहले ही जीरो हो जाएंगे, अपना हिस्सा नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपके पास F1 जीरो हो जाएगा। मैं नेट टॉर्क A के अबाउट जीरो लूँ, A के अबाउट जीरो लूँ, तो आपके पास F1 जो नेट टॉर्क क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा, वो जीरो हो जाएगा। F1 के कारण नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है आपके पास, और किसके कारण नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, N1 के कारण आपके पास नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। 2 के कारण आपके पास नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, बाकी के कारण टॉर्क आएगा। तो सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ मास के अराउंड टॉर्क निकालता हूं। तो आपके पास क्या हो गया, ये मास क्या हो गया mg, ये स्मॉल जो मैन का मास है स्मॉल mg। ठीक है, मैन का मास है आपके पास स्मॉल mg। ठीक है, स्मॉल mg। तो अगर मैं नेट टॉर्क इसके अराउंड निकालूं, ये पॉइंट आपके पास डिस्टेंस कितने पे हो गया, l डिस्टेंस पे हो गया। देखिएगा ये पॉइंट किस डिस्टेंस पे हो गया, ये आपके पास l डिस्टेंस पे हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास l डिस्टेंस पे हो गया, सेंटर ऑफ मास, इस पे mg लग रहा है फोर्स, तो आपके पास l डिस्टेंस पे हो गया। तो आपके पास मैं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ मास है, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ए के अबाउट। तो ए के अबाउट क्या हो जाएगा, ए के अबाउट, इसको फोर्स किस पे लग रहा है, ये नेट फोर्स इस पे नीचे की तरफ इस लाइन को लिया, ये mg की नीचे की तरफ लाइन लिया, तो आपके पास ये पॉइंट हो जाए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये कौन सा हो जाएगा, देखिएगा ये आपके पास एंगल थीटा है कुछ इस तरीके से, मास m यहाँ पर है mg, तो ये आपके पास एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये लेंथ आपके पास 2l है। तो सेंटर ऑफ मास से लेंथ कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास से लेंथ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। तो आपके पास ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, l कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा के साथ वाला है, ये l साइन थीटा विदाउट थीटा का। ठीक है, तो आपके पास l साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, mg से। तो आपके पास लगा दीजिए mg l कोस थीटा। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये mg नीचे की तरफ है तो ये इस तरफ जाना चाहेगा, इस तरफ। तो जैसा कि mg है तो ये इस तरफ जाना चाहेगा, कुछ इस तरीके से इस तरफ जाना चाहेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, इस तरफ जाने का मतलब ये इस तरफ जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। घड़ी की डायरेक्शन में देखिएगा, ये आपके पास इस तरफ, तो ये 12 बजते हैं, ये 3 बजते हैं, ये 6 बजते हैं, ये 9 बजते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगी, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो अपन क्लॉकवाइज को क्या ले लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ। क्लॉकवाइज को हमेशा लिखना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको लिखना माइनस में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लिखना, माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लिखना प्लस में, एंटी क्लॉकवाइज को लिखना प्लस में। तो ये क्लॉकवाइज हो गई, तो इसको माइनस में लिख दीजिए, ये माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब mg, स्मॉल mg के कारण आपके पास टॉर्क बनाता हूं पॉइंट ए के अराउंड। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आया स्मॉल mg, ये कितनी डिस्टेंस से है पॉइंट ए से, तो ये तो l डिस्टेंस ही होगी, x डिस्टेंस ही होगी। टोटल डिस्टेंस आपके पास ये मैन की कितनी होगी, l प्लस x। ठीक है, l प्लस x हो गई। ये भी आपके पास क्या होगी, एंड क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉइंट ए के अराउंड क्लॉकवाइज हो जाएगी। पॉइंट ए यहाँ पर है तो पॉइंट ए तक पहुंचो, पॉइंट ए तक पहुंचोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट ए से आपको पास होना चाहिए, पॉइंट ए से पास होना चाहिए आपका जो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। तो पॉइंट ए से पास हो गए तो mg और लेंथ कितनी हो गई, l प्लस x। तो ये आपके पास यहाँ पर मैन खड़ा है, यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, l प्लस x। कितनी डिस्टेंस हो गई, l प्लस x हो गई। और ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, l प्लस x कोस थीटा। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए बस। x डिस्टेंस इसमें क्या हो, ये केवल x डिस्टेंस बढ़ी है, क्योंकि x डिस्टेंस आदमी x डिस्टेंस दूर खड़ा है। तो आपके पास इसको भी लिख सकते हो स्मॉल mg l प्लस x कोस थीटा। ठीक है, आगे देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इतना। अब N2 और F2 दो आपके पास फोर्स के कोऑर्डिनेट बचे हैं, इनके कारण अपन क्या देखते हैं, टॉर्क देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन।
अब देखते हैं इसके अराउंड, बी पॉइंट के अराउंड ये N2 है, ठीक है, ये आपके पास N2 है, तो N2 है तो ये आपके पास पॉइंट ए तक जाना है, इसको पॉइंट ए तक जाना है, तो ये आपके पास पॉइंट ए तक जाएगा किसे, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, तो N2 से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस ही पॉइंट ए तक आपके पास पहुंचा पाएगी, इस तरीके से जाएगा पॉइंट ए तक। पॉइंट ए तक किस तरीके से जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज तक ए पॉइंट तक जाएगा, ये N2, ये N2 किस तरीके से जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कुछ नीचे की तरफ इस तरीके से जाएगा, ये आपके पास ए पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस अपन लेंगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे पॉइंट ए से, ये N2 की ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये 2L हो जाएगी, ये 2L हो जाएगी, फिर तो मैं ऊपर समझाता हूं, देखो ये मिटो के, तो ये आपके पास कौन सी डिस्टेंस हो गई, देखिए ये आपके पास N2 इस तरीके से लग गया, और ये आपके पास एंगल थीटा ये है, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, ये पूरा 2L ले लूं तो ये आपके पास हो जाएगा 2L कोस थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा 2L, ये थीटा के साथ वाला कोस थीटा, और ये वाला 2L साइन थीटा, और ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक है, ये आपके पास 2L साइन थीटा हो जाएगा। और ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए के अराउंड आना है, तो पॉइंट ए के अराउंड कैसे आओगे, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आओगे, ये आपके पास F2 है, N2 है, सॉरी ये आपके पास N2 है, तो इस तरीके से इस पॉइंट पे आओगे, तो ये डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो इस तरीके से आओगे, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस का निशान लोगे, तो आपके पास लिख देता हूँ F2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, माइन प्लस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लेंगे, और आपके पास N2 फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी पॉइंट ए के थ्रू, या फिर यहाँ जाइए, यहाँ पर आपके पास पॉइंट का क्या हो जाएगा, यूनिट यहाँ तक अपन N2 जा ही रहा है, ये डिस्टेंस N2 जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके पास 2L साइन थीटा हो जाएगी, तो ये लिख दीजिए N2 2L साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट F2 के कारण देखते हैं, देखिएगा F2 के कारण देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, F2 के कारण, नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर F2 के कारण देखते हैं अपन, नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर अपन करते हैं। अब आगे देखिएगा, अब इसके कारण करते हैं F2 पॉइंट ए से कितना दूर है, ये डिस्टेंस इतने तो दूर है, ये F2 फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये देखिएगा, ये आपके पास कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपके पास थीटा एंगल हो जाएगा, और ये आपके पास F2 ऊपर की तरफ है, ठीक है, F2 ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो आपके पास ये तो डिस्टेंस हो जाएगी, ये लेडर की डिस्टेंस कितनी है 2L, तो ये आपके पास कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी 2L कोस थीटा, और ये आपके पास 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है ए पॉइंट से, और F2 ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट को नीचे ले आइए, तो ये आपके पास बी पॉइंट, और ए बी से कितनी डिस्टेंस है 2L, और कैसे आएगा ये ए पॉइंट तक, ये आपके पास ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये कैसे आएगा, F2 इस तरफ लग रहा है, F2 ऊपर लग रहा है, और इसको नीचे लाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू लिख सकते हो कितनी, F2 प्लस का F2, और एंगल बिटवीन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L कोस थीटा, 2L कोस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास लेडर प्रॉब्लम हो चुकी है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा। देखिए अब आगे देखते हैं। अब ये तीनों इक्वेशन आ गए, बाकी सबको मिटो देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अपन को, तीनों इक्वेशन चाहिए थी अपन को केवल, ठीक है।
तीनों इक्वेशन चाहिए थी, बाकी को मिटो देता हूं और कुछ चाहिए नहीं अपन को। ठीक है, और अपन को चाहिए नहीं। अब देखिएगा अपन को, अब वेरिएबल टर्म कौन कौन सी है निकालने वाली टर्म। F1 फोर्स, F1 को क्या लिख सकते हो F1 फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड लेडर। ठीक है, N1 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फ्लोर एंड लेडर। N2 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फ्लोर एंड टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ लेडर। ठीक है, F2 क्या होगा, फ्रिक्शन बिटवीन किसके बीच में, लेडर और टॉप, फ्रिक्शन बिटवीन लेडर एंड वॉल। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन लेडर एंड वॉल भी है, दीवार के कारण भी तो होगा, एंड वॉल। ये आपके पास वॉल ही थी, आपके पास ये वॉल थी, यहाँ पर आपके पास N2 फ्रिक्शन था, तो ये आपके पास वॉल थी ना, ये वॉल थी और ये लेडर थी। ठीक है, तो आपके पास फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन लेडर एंड वॉल। ठीक है, और फ्रिक्शन बिटवीन लेडर एंड वॉल। नोट डाउन कर लीजिए। अब इनकी ये चारों वेरिएबल टर्म है, लगा सकते हो वेयर, ये चारों वेरिएबल टर्म है, इनका कैलकुलेशन करना है अपन को। इन चारों वेरिएबल टर्म है, इनका कैलकुलेशन करना है। F1 N2 के बराबर, N1 F2 के बराबर है। ठीक है, नेट फ्रिक्शन इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ से अपन कुछ चार अपने पास वेरिएबल टर्म है, परंतु तीन ही अपने पास इक्वेशन है, फिर भी अपन इन्हीं इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर N1 की जगह यहाँ पर पुटअप कर दूँ, N1 कहाँ पर, यहाँ पर N1 नहीं है, तो यहाँ पर N2 की जगह मैं पुटअप कर दूँ। देखिएगा, N2 की जगह मैं अगर F1 पुटअप कर दूँ, तो F1 पुटअप करते ही आपके पास ये कंडीशन, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर N1 की जगह F2 पुटअप कर दूँ, तो आपके पास ये कंडीशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास लेंथ है L+X है, ये भी पूछ सकता है L+X, जो मैन खड़ा है वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, जो आपके पास मैन खड़ा है वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, डिस्टेंस पूछी जा सकती है मैन की। L+X है, L+X जो डिस्टेंस है मैन की, वो भी पूछी जा सकती है। सेंटर ऑफ मास भी पूछा जा सकता है, और लेंथ ऑफ लेडर पूछी जा सकती है। ठीक है, लेडर पूछी जा सकती है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी आप इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस क्वांटिटी की जो बात है, ये आपके पास L+X, N2, N1, F1, F2, इस क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन है, एक क्वेश्चन लेके अगले वीडियोस में आपके पास हाजिर होऊंगा। ठीक है, अभी तो आप इतना ही नोट कीजिए, फिर अगली वीडियो में आपके पास आऊंगा ये सारी इस लेडर प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।